हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जियोग्राफी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तो गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है तो इनकरेक्ट है, कौन सा जोड़ा जो है तो गलत है। तो कुछ शहर आपके पास दिए गए हैं और उनके किनारे कौन सी नदी बहती है वो आपके पास दिया गया है। जैसे कि ऑप्शन ए में देखो, कोटा, जो राजस्थान का कोटा शहर है, क्या वह चंबल नदी के किनारे है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में है जबलपुर, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, तो जबलपुर नर्मदा के किनारे है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में है संबलपुर, जो कि उड़ीसा का एक शहर है, क्या वह महानदी के किनारे है? ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बट देखो, भुवनेश्वर जो है तो महानदी के किनारे नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भुवनेश्वर किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर आपको भी पता है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि श्रीनगर देखो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो यह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको पता चल गया। कटक, जो कि उड़ीसा का एक शहर है, यह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। तमिलनाडु का मदुरई शहर बहुत बार देखो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो मदुरई ये शहर जो है तो तमिलनाडु का कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बैगई नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको पता चल गया। महाराष्ट्र का संभाजी नगर, यह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है, यह कुवम नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर, तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर शहर है वह कौन सी नदी के किनारे है? तो वह राप्ती नदी के किनारे है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या शहर है, तो वह कौन सी नदी के किनारे है? तो वह सरयू नदी के किनारे है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया, कर्नाटका का बेंगलुरु, तो कर्नाटका का जो बेंगलोर शहर है वह कौन सी नदी के किनारे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वह है वृषभावती नदी के किनारे। ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी पता है आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। उसी प्रकार कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। चेन्नई देखो कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो चेन्नई अडयार नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, यह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। नदियों की यहाँ पे बात आ ही गई है, तो एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी कितनी इसकी लेंथ है? तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार देखो ब्रह्मपुत्र नदी, अभी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, वहां पर आपसे पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो बोला जाता है। इसकी देखो टोटल लेंथ आपको पता होनी चाहिए, इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर और भारत में यह कितना बहती है? अप्रॉक्स 900 किलोमीटर यह भारत में बहती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले वाली वीडियो में ही बताया हुआ था, जो 2 क्वेश्चंस 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो जब यह भारत में प्रवेश करती है तो यह कौन से पर्वत से प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा पर्वत से यह प्रवेश करती है। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, नामचा बरवा पर्वत से यह हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो नामचा बरवा पर्वत श्रेणी ये आपको पता चल गया। और एक आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की दिहांग वैली, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह अरुणाचल प्रदेश की कौन सी घाटी से होकर के हमारे इंडिया में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की दिहांग वैली से होकर के यह हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में आप सभी को पता है बांग्लादेश
तिब्बत से हमारे इंडिया में आती है और इंडिया से यह कहाँ पर चली जाती है, तो बांग्लादेश में यह मिल जाती है। तो बांग्लादेश में जो है तो इसको क्या बोला जाता है? कुछ एक बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूज़ होते हैं। तो बांग्लादेश में इसको जो है तो जमुना बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं पद्मा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित हमने बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर देख लिए, जो कि आपको वन बाय वन यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच स्टेट इज़ नेलांग वैली लोकेटेड? तो नेलांग घाटी कौन से राज्य में है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो नेलांग वैली है, ये है उत्तराखंड स्टेट में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में ही एक और वैली आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो वो भी उत्तराखंड में ही है। अच्छा, कुछ एक वैलीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो आपने ध्यान में रखनी है, आपके एग्ज़ाम में वह बहुत बार बन चुकी हैं। जैसे कि बराक वैली कहाँ पर है? तो बराक वैली है असम में, ये आपको पता चल गया। उसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है कंबम, कंबम वैली कहाँ पर है? तो कंबम वैली है तमिलनाडु में, ये भी आपको पता चल गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ, जो आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती थी, अरकू वैली। तो अरकू वैली कहाँ पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको पता पता चल गया। साइलेंट वैली आप सभी को पता है, ये भी आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती थी, तो ये है केरला में, ये भी आपको पता चल गया। नुब्रा, नुब्रा वैली कहाँ पर है? तो वो है लद्दाख में। उसी प्रकार जोकू वैली, ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार जो है तो पूछी जाती थी, तो ये कहाँ पर है? तो ये है नागालैंड स्टेट में। तो ये कुछ एक वैलीज़ भी हमने यहाँ पर देखी। बाकी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगेंगी, तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेबल रिवर इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नौगम्य नदी नहीं है? अब नौगम्य नदी नहीं है, यानी कि जिस नदी में हम नौकायन या फिर हम बोटिंग नहीं कर सकते, तो वो आपसे पूछी गई है। तो देखो ब्रह्मपुत्र में हम जो है तो नौकायन या फिर बोटिंग कर सकते हैं, गोदावरी में भी कर सकते हैं और नर्मदा में भी कर सकते हैं। बट चेनाब में हम जो है तो बोटिंग या फिर नौका यानी कि नाव यहाँ पर नहीं चला सकते। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चेनाब एक नेविगेबल रिवर का टाइप नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चेनाब नदी की यहाँ पे बात आई है, तो चेनाब नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो संस्कृत में इसको बोलते थे अस्किनी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। तो वैदिक काल में इसका नाम क्या होता था? तो अस्किनी नाम होता था। अच्छा, ये जो चेनाब नदी है, यह चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है, ये भी आप सभी को पता होगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो इसकी टोटल लेंथ है 974 किलोमीटर, ये भी आपको पता चल गया। कुछ और भी फैक्ट अगर मैं आपको चेनाब नदी के बारे में बताऊं, एक क्वेश्चन आपसे देखो पूछा जाता है, जो सिंधु नदी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, तो वो भी चेनाब नदी ही है। और ये वाला फैक्ट देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र से जितने भी फैक्ट बन सकते थे, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिए। बाकी एक फैक्ट यहाँ पर रह गया, वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर है। भारत में यह कितना बहती है? अप्रॉक्स मैंने आपको बताया था 900 किलोमीटर यह भारत में बहती है। इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग जांगपो इसको तिब्बत में बोलते हैं। भारत में यह प्रवेश करती है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से, या फिर हम कहें अरुणाचल प्रदेश की दिहांग वैली से होकर के यह भारत में प्रवेश करती है। तो जितने भी फैक्ट बन सकते थे ब्रह्मपुत्र रिवर से, जैसे कि बांग्लादेश में से क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में से जमुना बोला जाता है। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है वो हमने नहीं देखा था। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में, जो मानसरोवर झील है, तो वहां पर एक चेमा युंगदुम ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगदुम ग्लेशियर से होता है, ये आपको पता चल गया। अगला हमारा ऑप्शन है नर्मदा। अगला हमारा ऑप्शन है नर्मदा। अगर नर्मदा की बात करें, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। इसकी टोटल लेंथ भी देखो आपको पता होनी चाहिए, 1312 किलोमीटर, ये भी आपको पता चल गया। ऑप्शन बी में है गोदावरी। गोदावरी की बात करें, तो यह महाराष्ट्र के नासिक कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी टोटल लेंथ भी आपको ध्यान में रखनी है, 1465 किलोमीटर। अब देखो ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। मान लो अगर यही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी की टोटल लेंथ कितनी है, ये आपके कमीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाए,
तब कुछ एक बच्चे यहाँ पर गलत करके आ जाएँगे। अब गलत करके आ जाएँगे और बाद में घर आकर के क्या बोलेंगे कि हाँ, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था बट हमको नहीं आता था। तभी मैं बार-बार आपको ज़ोर देकर के बोलता हूँ कि बेसिक क्वेश्चंस ही आपको देखो पढ़ कर के जाने हैं और यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको या तो 2-3 नंबर से आपकी सिलेक्शन करवा देते हैं या फिर आपकी सिलेक्शन नहीं करवाते। तो वो आपको यहाँ पर चेक आउट करना है। जितने भी आपके फैक्ट या फिर जो भी आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, वो अभी यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाओ। बाकी एग्ज़ाम में आपको देखो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के कौन से राज्य में है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा स्टेट में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी हिल स्टेशंस हैं, जो कि देखो आपसे पूछे जाते थे। एक आपसे बहुत बार आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा जाता था, कुर्ग हिल स्टेशन ये कहाँ पर पड़ता है? तो कुर्ग हिल स्टेशन पड़ता है कर्नाटका में। ये आपको पता चल गया। कुछ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि गुलमर्ग हो गया, तो गुलमर्ग हिल स्टेशन ये कहाँ पर पड़ता है? ये तो सभी को पता होगा, यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसी प्रकार दार्जिलिंग भी आई थिंक सभी को पता होगा। दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है, वो पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में। ऊटी, ऊटी देखो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो ऊटी है, ये जो ऊटी हिल स्टेशन है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। और देखो यही वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, ये बेसिक क्वेश्चंस हर एक बच्चे के पता होने चाहिए। लेह जो हिल स्टेशन है, वो कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और ये जो लेह में सबसे ऊँचा हिल स्टेशन है, यह जो है तो सबसे ऊँचा हिल स्टेशन है। ये फैक्ट बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सबसे ऊँचा हिल स्टेशन कौन-सा है? तो वो है लेह, जो कि लद्दाख में पड़ता है। उसी प्रकार मुन्नार देखो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, जो मुन्नार हिल स्टेशन है वो कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है केरला में। और हमारे हिमाचल का तो आपको पता ही है, हिमाचल में मनाली हिल स्टेशन पड़ता है। तो ये कुछ एक फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ द केवती वाटरफॉल लोकेटेड? तो निम्नलिखित जिलों में से केवटी जलप्रपात किसमें अवस्थित है? क्या वह रीवा में है, रोहतास में है, रांची में है या फिर जबलपुर में है? तो केवटी जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो ये है रीवा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और रीवा कहाँ पर पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये फैक्ट है जो कि बहुत बार देखो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर वाटरफॉल की बात आई है, यानी कि जलप्रपात की बात आई है। तो एक क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? और बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन से ही देखो आपको बचना है। तो भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो वह है कुंचिकल जलप्रपात। और ये देखो कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटका में। और कौन-सी नदी पर यह बना हुआ है? या फिर कौन-सी नदी पर यह निर्मित है? तो यह वाराही नदी पर है। और कितनी हाइट पर है? तो 455 मीटर हाइट पर है। ये जितने भी फैक्ट देखो ये इस क्वेश्चन से संबंधित बन सकते थे, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कुंचिकल है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में, वाराही नदी पर है, 455 मीटर हाइट पर है। ये आपको पता चल गया। अब ये तो हमने देखा पहला। कई बार देखो आपसे दूसरा भी पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो दूसरा देखो अगर आपसे पूछेंगे और ये नाम आपको पता होना चाहिए, तो वो है बरेही पानी। कौन-सा है? बरेही पानी वाटरफॉल यानी कि बरेही पानी जलप्रपात। अब ये कहाँ पर है? कौन-सी स्टेट में है? तो ये है उड़ीसा स्टेट में। ये देखो आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा स्टेट में है। और कितनी हाइट पर है? तो 399 मीटर हाइट पर है। तो जितने भी फैक्ट देखो यहाँ से भी बनने की संभावनाएँ हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब कुछ और क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो वो है यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है? ये आपसे पूछा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है, किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चित्रकूट को। और ये जो चित्रकूट है, ये किस स्टेट में पाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ स्टेट में पाया जाता है। और यह कौन-सी नदी पर है? तो यह इंद्रावती नदी पर है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन्स आपको पता चल गए। अच्छा, कुछ और जलप्रपातों की बात कर ही लेते हैं, जैसे कि धुआँधार जलप्रपात आपसे बहुत बार पूछा जाता है। यह कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कौन-सी नदी पर यह निर्मित है? तो यह नर्मदा नदी पर है। उसी प्रकार हुंडरू जलप्रपात आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? तो यह झारखंड में है। कौन-सी नदी पर है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार दूधसागर वाटरफॉल आपसे बहुत बार पूछा जाता है, जो कहाँ पर है? गोवा में है। और कौन-सी नदी पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है।
तो ये जो दूध सागर वाटरफॉल है, यह गोवा में है और यह मांडवी नदी पर है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर भी देख लिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, तो वह कौन सी दिशा में घूमती है वो देखो आपसे पूछा गया है। क्या वह उत्तर से दक्षिण घूमती है, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या फिर पश्चिम से पूर्व? तो ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पृथ्वी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि सौरमंडल का यह एकमात्र ग्रह है, एकमात्र प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है। तो वो कौन-सी है? तो वो है हमारी पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है। यह अपने अक्ष पर देखो कितना डिग्री झुकी हुई है। जो पृथ्वी है, वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखो आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छा, 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताए हुए थे, जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? ये आपसे पूछा जाता है। तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई की तारीख को। और सूर्य से जब भी पृथ्वी की अधिकतम दूरी होगी, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एपहेलियन। ये मैं आपको देखो बार-बार बता रहा हूँ, ये फैक्ट आपके एग्ज़ाम में बनने की संभावनाएँ हैं। उसी प्रकार सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी अगर आपसे देखो पूछेंगे तो वो कब होती है? तो वो होती है 3 जनवरी की तारीख को। और इसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य से जब भी पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है, तो उसको हम पेरिहेलियन बोलते हैं। ये फैक्ट मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखने हैं, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करंट्स आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट ड्यू टू। तो उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किसके कारण अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये है, मान के चलो, ग्लोब। और ग्लोब जो है तो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं होती हैं वो किसके कारण अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो वो होती हैं कोरियोलिस फोर्स यानी कि कोरियोलिस बल के कारण। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा ग्लोब, यानी कि आप इसको पृथ्वी भी बोल सकते हैं या फिर ग्लोब बोल सकते हैं। ये है हमारे पास नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये है हमारा साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब होता क्या है, जो कोरियोलिस फोर्स है, तो कोरियोलिस फोर्स कहती है कि उत्तरी गोलार्ध में यानी कि ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वहाँ पर जो हवाएँ होती हैं वो अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती हैं। तो दाईं ओर इस तरह से विक्षेपित होती हैं। जबकि ये जो कोरियोलिस फ़ोर्स है, ये क्या कहता है? तो यह साउथ गोलार्ध, ये जो साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कहता है, जो हवाएँ होती हैं, वो अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। ये फैक्ट ब आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे पूछेंगे कि कोरियोलिस बल क्या कहता है उत्तरी गोलार्ध के बारे में, नॉर्थ हेमिस्फीयर के बारे में, तो हवाएँ यहाँ पर जो है तो दाईं ओर विक्षेपित होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएँ जो है तो बाईं ओर विक्षेपित होंगी। ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आपको पता चल गया। कोरियोलिस फ़ोर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फ़ोर्स के प्रभाव का वर्णन किसने किया था? तो वो किया था गैस्पर्ड कोरियोलिस ने। अब ये गैस्पर्ड कोरियोलिस ये था कौन? तो यह एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, और इसने कब जो है तो इसका वर्णन किया था? तो 1835 में कोरियोलिस फ़ोर्स के प्रभाव का वर्णन किया था गैस्पर्ड कोरियोलिस ने। ये हैं क्वेश्चंस जो कि सेंट्रल लेवल में पूछे गए हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ये जो कोरियोलिस फ़ोर्स है, इसी को हम फेरल का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने आपको क्या बताया? ये जो कोरियोलिस फ़ोर्स है, इसी को फेरल का नियम यानी कि फेरल्स रूल कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस आप बनने की संभावनाएँ होती हैं, जो कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ अबंडेंट ब्लैक सॉइल। तो किस राज्य में प्रचुर काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी को पता है, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र के अलावा आपको गुजरात भी देखो ध्यान में रखना है। और काली मिट्टी को ही देखो किस किस नाम से जाना जाता है? तो रेगूर मिट्टी इसी को कहा जाता है, लावा मिट्टी भी देखो इसी को कहा जाता है, करेल मिट्टी भी देखो इसी को कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। तो ये कुछ एक फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और काली मिट्टी में ही आप सभी को पता है हम कपास की खेती करते हैं। तो कपास की खेती करते हैं, और कपास से आपको भी पता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा स्टेट करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करता है गुजरात स्टेट। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है कर्नाटका, और ऑप्शन डी में है केरला। इन सभी की राजधानी
कैपिटल क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।